दोस्तों, आज की कहानी के बारे में आपको बता दूं कि यह कहानी आप भूलकर भी मिस करने की गलती मत करना। इस कहानी के लिए मैंने काफी मेहनत भी की है और मैं आपसे पहले भी कई बार कह चुका हूं कि मैं आपके लिए पूरी तरह समर्पित हूं और मुझे चाहे कितनी ही मेहनत करनी पड़े, मैं आपके लिए चुन चुनकर एकदम वास्तविक रियल कहानियां लेकर आता हूं। और इस कहानी को लाने के लिए मैंने पूरे दिन भर अपने गांव के चक्कर लगाए हैं। आपने आज तक जितनी भी हॉरर कहानियों सुनी है, उन सभी में कहीं भूत की कहानी, कोई डायन की कहानी होगी या कोई चुड़ैल होगी। यानी ये दो तीन कैरेक्टर ही होते हैं। लेकिन मुझे आज पहली बार यह पता चला कि इनसे ऊपर से लेवल भी एक चीज और होती है, जो इनसे भी ज्यादा पावरफुल होती है और उसे कंट्रोल में करना काफी मुश्किल होता है। नॉर्मली इन चीजों को तो कोई बाबा जी या कोई तांत्रिक विद्या के जरिए भी अपने काबू में पा लेता है। लेकिन आज मैं जिस चीज के बारे में आपसे जानकारी शेयर करने वाला हूं, वो इतनी भयानक और इतनी ताकतवर है कि कोई तांत्रिक और कोई बाबा जी भी उसको अपने कब्जे में नहीं कर सकते। और मुझे भी आज पहली बार यह पता चला कि ऐसी कोई चीज भी हो सकती है। दरअसल हमारे गांव की एक काफी भयानक हिस्ट्री रही है और इस हिस्ट्री को मैंने थोड़ा बहुत सुन रखा था। लेकिन मुझे इसी हिस्ट्री की पूरी तह तक जाना था, तो मैंने गांव के कुछ पुराने बुजुर्गों के पास जाने का फैसला किया, क्योंकि असली कहानी वहां पर ही जाकर पता चल सकती थी। तो कुछ लोगों ने मुझे बताया कि गांव के जो सबसे पुराने बुजुर्ग आदमी हैं, जिनकी उम्र 90 साल हो चुकी है, वो इस घटना के बारे में जरूर कुछ ना कुछ जानते होंगे। तो मैं भरी दोपहर में ही अपनी बाइक पर बैठकर उस बुजुर्ग दादाजी के पास पहुंच चुका। लेकिन वहां पर पहुंचकर मुझे पता चला कि दादाजी की तबीयत पिछले कुछ समय से खराब चल रही है और उनके लिए बोलना भी मुश्किल हो रहा है। ये सुनकर मेरा मूड पूरा खराब हो गया, क्योंकि मैं काफी मेहनत से अपने गांव की इस हिस्ट्री को जानना चाहता था। और जो अंतिम इंसान इस कहानी को जानते थे, उनकी भी तबीयत खराब हो चुकी थी और शायद उनके आगे का समय का भी कोई पता नहीं था कि वो कब ठीक होंगे या ठीक नहीं भी होंगे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार उनसे बात करके तो देखते हैं। अगर ये थोड़ा बहुत बोलते हैं तो अच्छी बात है, वरना ये स्टोरी आज इनके साथ यहीं पर छोड़ जाते हैं। पर शायद दोस्तों ये आप लोगों की दुआ ही थी कि वो जैसे तैसे टूटे फूटे भी बोले, लेकिन उन्होंने मुझसे बोलना शुरू किया। जब मैंने उनसे कहा कि मुझे अपने गांव की वो पुरानी स्टोरी जाननी है, जहां से हमारे गांव में सबसे भयानक घटना घटी थी, तो वो मुझे तुरंत सुनाने के लिए तैयार हो गए। अब चूंकि उनकी तबीयत खराब थी, तो वह लगातार बोल नहीं सकते थे। इसलिए उनको ये कहानी मुझे बताने में 5 से 6 घंटे लग गए और मैं सुबह 12 बजे का उनके पास बैठा हुआ शाम को 6 बजे उठ करके आया। लेकिन दोस्तों, मैंने आपके लिए उस कहानी को पूरा सुना, अच्छे से समझा। उस कहानी के बारे दादाजी के मुंह से एक एक लफ्ज को सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। क्योंकि आज भले ही हम मॉडर्न जमाने में आ गए हैं, लेकिन उस जमाने में लोगों के साथ ऐसी घटनाएं वास्तव में हुआ करती थी। और ये मुझे तब जाकर एहसास हुआ, जब उन दादाजी ने ये चीजें मुझे अच्छे से समझाई। और मैं अभी से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इस कहानी को पूरी सुनने की कोशिश करना। तब जाकर आपको एहसास होगा कि आज से सालों पहले भी गांव के अंदर ऐसी चीजें हुआ करती थी। लेकिन अगर आप इस स्टोरी को बीच में छोड़ देंगे, तो आप यकीन मानिए कि प्रीतिलिपि की सबसे बेहतरीन कहानियों में से एक कहानी आप मिस कर देंगे। ये घटना करीब आज से 150 साल पहले की है और ये घटना केवल एक इंसान के साथ नहीं घटी थी, बल्कि पूरा गांव उस साए के चपेट में आ चुका था। तो चलिए अब आगे स्टोरी शुरू करते हैं। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कहानी लगभग 150 साल पहले की है। गांव में उस समय जनसंख्या भी ज्यादा नहीं थी और ये उस समय की बात है जब हमारे देश में अंग्रेजों का राज था। अब उस समय गांव की जनसंख्या की बात करें तो उसमें लगभग 300-400 लोग रहा करते थे। एक तरह से आप उसे ढाणी भी कह सकते हैं। हालांकि आज तो हमारी ये ढाणी एक गांव में तब्दील हो चुकी है और लगभग पूरे गांव की जनसंख्या 3 से 4 हजार लोगों के आसपास पहुंच चुकी है। गांव में उस समय सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। अगर किसी गांव के एक घर में कोई मुसीबत आती थी,
तो पूरा गांव उसकी मुसीबत को सॉल्व करने के लिए खड़ा रहता था। हालांकि आज के जमाने में हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता, बल्कि आज तो एक भाई दूसरे भाई के घर को काटने में लगा रहता है। वो जमाना अलग ही था, जब सगा भाई ना होते हुए भी एक इंसान दूसरे इंसान के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार रहता था। और लोगों की जो आपस में जुड़े रहने की आदत के कारण ही शायद वो लोग उस समय इतनी बड़ी मुसीबत से मुकाबला कर पाए। अगर उस समय में सभी लोग अलग थलग हो जाते और एक दूसरे की मुसीबत में एक साथ खड़े नहीं होते, तो शायद आज वह गांव जिंदा नहीं होता। और अगर वो गांव में जिंदा नहीं होता, तो मैं आपको ये कहानी नहीं सुना रहा होता, क्योंकि मैं भी उसी गांव से आता हूं। उस जमाने में गांव में ज्यादातर लोग खेती-बाड़ी का कार्य किया करते थे, क्योंकि उस समय पानी बहुत हुआ करता था। तो ज्यादातर लोग खेती से जुड़े हुए कार्यों में ही लगे रहते थे और सभी गांव वालों के पास काफी ज्यादा जमीनी हुआ करती थी। पानी की कोई कमी थी ही नहीं। सब्जियां वगैरह उगाकर वो बाकी के आसपास के गांवों में, यानी करीब 20 से 25 किलोमीटर के एरिया में सब्जियों की सप्लाई भी किया करते थे। वहीं पशुपालन का कार्य भी गांव में बड़ा जोर शोर से किया जाता था। उस समय हर घर के अंदर 2-3 दूध देने वाले पशु तो मिल ही जाते थे, जैसे गाय और भैंस। वहीं लगभग हर घर में 3-4 बकरियां भी हुआ करती थी। गांव में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। लोग अपना काम कर रहे होते हैं, औरतें भी खेती में काम कर रही होती हैं, बच्चे खेलकूद रहे होते हैं। यानी गांव धीरे धीरे अच्छे से प्रोग्रेस पर जा रहा था। लेकिन फिर न जाने एक दिन किसी की इस गांव पर बुरी नजर पड़ जाती है। जो हंसता खेलता हुआ गांव था, वो अगले 1 महीने के लिए भयानक जगह बन जाती है, जहां कोई एक पल रुकना पसंद नहीं करेगा। दरअसल क्या होता है कि गांव के कुछ एक दो घरों में उनके जो पशु होते हैं, वो दूध देना बंद कर देते हैं। पहले तो ये चीज सभी को नॉर्मल सी लगी कि पशुओं की कुछ तबीयत खराब हो गई होगी, कुछ और कोई छोटी मोटी परेशानी होगी, तो शायद 2-4 दिन में वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब एक दो घर नहीं, बल्कि धीरे धीरे 20 से 25 घरों तक ये प्रॉब्लम पहुंचने लगी थी। अब पशुओं ने दूध देना तो बंद किया ही किया, साथ ही साथ उनकी तबीयत और खराब होने लगी और उन्होंने खाना पानी भी छोड़ दिया। अब खाना पानी छोड़े हुए भी अभी एक दिन ही गुजरा था कि कुछ पशुओं की अचानक मौत हो जाती है और उन पशुओं के मरते ही उनके अंदर से एक भयानक गंध बाहर आने लगती है, जिसमें रहना काफी दूभर हो जाता है। अब नॉर्मली जब कोई पशु मरता है, तो इतनी जल्दी संभव नहीं है कि उसके अंदर से बदबू आने लग जाए। लेकिन यहां पर तो ऐसा हो रहा था कि पशुओं के खत्म होते ही उनके अंदर से बदबू आना शुरू हो जाती थी। और दोस्तों, मैं आपको यहां पर एक छोटी सी बात बता दूं कि जब भी किसी घर में किसी साए का असर पड़ता है या कोई गलत चीज उस घर में घुस जाती है, तो सबसे पहले उस घर में पेड़ पौधों और पशुओं पर उस चीज का असर होना शुरू हो जाता है। गांव के 20 से 25 घरों के पशुओं के दूध बंद करने के बाद यह तकलीफ सभी गांव के पशुओं में फैल गई। करीब करीब गांव के हर पशु ने दूध देना अचानक से बंद कर दिया और करीब आधे गांव के पशु तड़प तड़प के खत्म हो गए। तो इस घटना को देखकर गांव में जो बड़े बुजुर्ग थे, वो थोड़ी चिंता में आ गए थे, क्योंकि उन्हें शायद एहसास हो गया था कि कुछ तो हमारे गांव में गड़बड़ होने जा रही है। थोड़े दिन और गुजरे थे कि ये प्रॉब्लम और ज्यादा भयानक रूप लेने लगी। कई घरों के अंदर अचानक ही कपड़ों के अंदर आग लग जाती थी और उस समय गांवों में कच्चे मकान थे, तो हर दूसरे तीसरे दिन किसी भी झोपड़ी में आग लग जाना एक नॉर्मल सी बात बन चुकी थी। और दोस्तों, ये सभी चीजें दिन दहाड़े हो रही थी। यानी कि ऐसा नहीं था कि रात के समय में ही ऐसी चीजें हो रही हो और दिन में सब कुछ नॉर्मल सा हो जाता हो। ये चीज कभी भी घटित हो जाती थी। इसका कोई टाइम टेबल नहीं था। भरी दोपहर में हो जाती थी, शाम को हो जाती थी, या फिर रात को भी हो जाया करते थे। जिन घरों के अंदर आग लग रही थी, वो पूरे घर जल करके तहस नहस हो जाते। हालांकि अभी तक इतनी बड़ी घटना नहीं हुई थी जिसमें किसी इंसान की मौत हो जाए, लेकिन ये जो डरावनी चीजें थी, जैसे घर में कपड़े जल जाना, अचानक घर में जो बर्तन रखे हुए हैं वो नीचे गिर जाना,
किसी की पूरी झोपड़ी जलकर राख हो जाना, अपने आप घर के अंदर जो पानी के मटके रखे हुए थे अचानक उनमें छेद हो जाना और वो पूरा नीचे गिर जाना, बिना चिंगारी के ही चूल्हे के अंदर आग लग जाना। तो ये सभी चीजें एक बहुत बड़ी अनहोनी की ओर इशारा कर रही थी। लगभग 15 दिन तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। गांव के अंदर कुछ ऐसे लोग भी थे जो भक्ति पाठ किया करते थे और कुछ लोगों के पास थोड़ी बहुत तांत्रिक विद्या भी थी। वो भी अपनी ओर से इस चीज को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये चीज रुकने के बजाय बढ़ती ही जा रही थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। आखिर 15 से 20 दिन के बाद यह तकलीफ अपने पूरे चरम पर पहुंच चुकी थी और अब गांव के लोगों को भी यह नुकसान पहुंचाना शुरू कर चुकी थी। रात के दूसरे पहर के बाद गांव में एक अलग ही भयानक माहौल बन जाया करता था, जो काफी डरावना होता था। यानी उसे देखकर किसी का भी कलेजा फट जाए। रात के समय गांव वाले अपने घरों में पूरी तरह से बंद रहते थे। रात के समय में कोई चिड़िया का बच्चा भी बाहर पैर नहीं रखता था। अब उस जमाने में कोई लाइट वगैरह तो थी नहीं। लोगों के पास केवल लालटेन हुआ करते थे और लोग उस लालटेन को अपने घर पर पूरी रात जलाकर रखते थे, क्योंकि जैसे ही अंधेरा होता था तो कुछ ऐसी घटनाएं होने लग जाती थी जिसे देखकर लोग डर जाते थे। लेकिन जब तक थोड़ा बहुत उजाला रहता था, यानी घर में कोई भी लालटेन वगैरह जलती रहती थी, तो डर थोड़ा कम रहता था। रात के एक पहर के बाद में पूरे गांव में अचानक लाल कलर की रोशनी बढ़ जाया करती थी और कभी अचानक से गुप्त अंधेरा हो जाया करता था। कभी जोर जोर से किलकारियों की आवाज आती, तो कभी चीखने की आवाजें आती, तो कभी कभी जोर जोर से हंसने की आवाजें आती थी। ये आवाजें इतनी जोर जोर से हुआ करती थी कि गांव के लोग अपने कानों को बंद कर लिया करते थे। बच्चों को पलंग के नीचे छुपाकर रखा करते थे। लोग अपने बच्चों के कान के ऊपर मोटे कपड़े बांधने लगे कि कहीं ये इस प्रकार की आवाजें सुनकर बुरी तरह डर न जाए। अब दोस्तों, आज तक आपने ये तो सुना होगा कि चुड़ैल हुआ करती है, प्रेतात्माएं हुआ करती है, डायन हुआ करती है। लेकिन पहली बार मेरे गांव के दादाजी ने मुझे बताया कि इससे भी ऊपर की लेवल की चीजें और हुआ करती है, जिसे जोगनी कहा जाता है। अब दोस्तों, ये जोगनी क्या होती है, इसके बारे में उन दादाजी ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। जब मैंने उनको कहा कि मुझे ये स्टोरी लोगों को सुनानी है, तो उसके बावजूद भी उन्होंने मना कर दिया कि इसके बारे में ज्यादा जानकारी मैं नहीं दे सकता। बस उन्होंने मुझे इतना कहा कि अगर जोगनी की नजर किसी आदमी पर पड़ जाए, तो फिर वो आदमी हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ गायब हो जाता है। और गांव के अंदर उस जोगनी का ही आतंक फैला हुआ था। दोस्तों, शायद मेरे हिसाब से ये जोगनी चुड़ैल डायन या प्रेतात्माओं से भी कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। हम कई हॉरर स्टोरीज में ये देख चुके हैं कि एक चुड़ैल या डायन तो केवल कुछ एक दो लोगों पर ही अपना प्रभाव दिखा सकती है, लेकिन यहां पर हम देख सकते हैं कि ये जोगनी एक पूरे गांव पर अपना प्रभाव जमा रही है। जैसा कि जोगनी के बारे में दादाजी ने मुझे बताया कि जोगनी की नजर जिस इंसान पर पड़ जाती है, वो इंसान गायब हो जाता है। तो ऐसी ही घटना अब गांव के अंदर घटित होने लगी। गांव के अंदर धीरे धीरे करके आदमी गायब होने लगे और खासकर गांव के अंदर केवल जो जवान मर्द थे, केवल वही गायब हुए जा रहे थे। औरतें गायब नहीं हो रही थी, और उसमें भी जो खासकर 20 से लेकर 30 साल की उम्र के जो लड़के हैं, उनके गायब होने की घटनाएं ज्यादा बढ़ रही थी। दिन के समय तो लोगों के गायब होने की घटनाएं कम थी, लेकिन रात के समय ज्यादा लड़के गायब हो रहे थे। साथियों, आपको सुनकर यकीन तो नहीं होगा, लेकिन एक सप्ताह के अंदर उस जोगनी ने गांव से लगभग 30 से 40 लड़कों को गायब कर दिया था। इस पूरी घटना को घटते हुए लगभग 1 महीना बीत चुका है और पूरा गांव सहमा हुआ था, डरा हुआ था। लोगों की खेती बाड़ी छूट चुकी थी, लोगों का धंधा पानी छूट चुका, घर में खाने को दाने नहीं बचे हैं। गांव के जो लोग सब्जियां बेचने के लिए दूसरे गांव में जाया करते थे, उन लोगों का भी दूसरे गांव में जाना छूट चुका था। अब गांव में कोई भी आदमी अकेला नहीं रहा करता था। 15 5 या 10 10 लोग एक जगह झुंड बनाकर रहा करते थे। जब गांव से लगभग 50 से ज्यादा लोग गायब हो गए, तब लोगों ने एक फैसला लिया कि अब हम में से कोई भी अलग थलग नहीं रहेगा, बल्कि पूरा गांव
एक बड़े से खेत में एक साथ रहेगा। तो दूसरे दिन से ही गांव के सभी लोग अपने अपने घर से निकलकर अपना जरूरी सामान लेकर उस जगह पर पहुंचने लगे जहां पर सभी को एक जगह पर रहना था। दोस्तों, ये जगह गांव की थोड़ी सी ऊंचाई पर थी, जहां से बाकी गांव को आसानी से देखा जा सकता था। तो सभी गांव वालों ने मिलकर यहां पर एक लंबी सी मिट्टी की दीवार बना दी, ताकि सभी लोग उस दीवार के अंदर ही रहे, कोई छोटा बच्चा उस जगह से बाहर ना निकले। जब सभी गांव वाले उस एक जगह पर आकर इकट्ठे हो गए, तो अब उस जोगनी के लिए नए लड़कों को उठा पाना मुश्किल हो गया था। हालांकि अभी तक उस जोगनी को किसी ने भी देखा नहीं था। वो कब आती कब जाती, किसी को कुछ पता नहीं था। लोगों को तो अगले दिन पता चल पाता था कि आज रात से इस घर से ये लड़का गायब हो गया है। लेकिन जब से सभी गांव वाले एक जगह पर थे, तब से लड़कों के गायब होने का सिलसिला रुक गया था। लेकिन गांव वाले आखिर कब तक एक जगह पर कैद हो सकते थे? उन्हें कमाने के लिए काम पर भी जाना पड़ता है। दूसरे गांव में सामान बेचते थे, तभी उनके पास पैसे आते, तभी कुछ खाने का सामान ला सकते थे। उनके पास जो खाने पीने की चीजों का स्टॉक था, वो भी खत्म होता जा रहा था। वहीं दूसरी ओर उस जोगनी की भी भूख बढ़ती जा रही थी। लगभग 5 से 7 दिन गुजर जाने के बाद वो गांव वाले जिस जगह पर एक साथ रह रहे थे, उस जगह पर आसमान में रात के समय एक भयंकर बिजली कड़कती है। सभी गांव वाले उस कड़कती बिजली को देखकर डर जाते हैं, और उस कड़कती बिजली के बंद होते ही उनकी आंखों के सामने आसमान में एक भयानक सी तस्वीर बनने लगती है। एक ऐसी तस्वीर बनती है जिसे देखकर सभी गांव वालों के पसीने छूट जाते हैं। ये तस्वीर एक बहुत बड़े आकार में होती है, जिसके काफी लंबे लंबे बाल होते हैं। इतने लंबे हैं कि पीछे की ओर लगभग 100 से 200 मीटर तक फैले हुए हैं। बालों का रंग कभी लाल हो जाता है तो कभी पूरा काला हो जाता है। साथियों, उस आसमान में केवल एक तस्वीर ही नहीं बनती है, बल्कि उसके पीछे पीछे एक बड़ी फौज सी नजर आती है। लगभग 50 लोगों की फौजा, और उनकी भी आकृति उसकी जैसे ही दिखाई देती है। हालांकि उनकी आकृति उस बड़ी आकृति की तुलना में थोड़ी सी छोटी होती है। अचानक आसमान से उसके 2 हाथ बाहर निकलते हैं, जैसे तो वो अपने दोनों हाथों से उन पूरे गांव वालों को अपने अंदर समा लेगी। जो जोगनी पिछले 1 महीने से पूरे गांव के अंदर कहर बरसा रही थी, अब वह पूरे गांव वालों के सामने अपने असली रूप को प्रकट कर चुकी थी। और अब उसका मकसद था कि वो पूरे गांव को अपने अंदर संभाले, पूरे गांव को वो अपने साथ अपनी फौज में शामिल कर ले। क्योंकि जो बाकी की पीछे की 50 आकृतियां थी, वो शायद वही लोग थे जो उसने धीरे धीरे करके गायब किए थे। और इस तरह से वो अपनी एक फौज खड़ी करती जा रही थी। जैसे ही वो जोगनी अपनी पूरी फौज के साथ उस गांव के लोगों पर अटैक करने को आगे बढ़ती है, पूरा गांव डर और सहम जाता है। वहां पर चारों ओर चीखें मचने लग जाती है। औरतें जोर जोर से चिल्लाने लगती है। छोटे बच्चे उस भयानक चेहरे को देखकर वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। और जितने भी वहां पर आदमी थे, वो अपने हाथों से कुछ नहीं कर पाते हैं। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, और जहां वो खड़े थे वहीं पर जमे रह जाते हैं। उनके हाथों में लाठियां तो थी, लेकिन ना तो वो लाठी उनसे आगे लाई जा रही थी, और ना वो लाठी उनसे नीचे रखी जा रही थी। एक तरह से वो वहां पर मूर्ति की तरह खड़े हो चुके थे। धीरे धीरे वो जोगनी अपनी पूरी फौज के साथ आगे बढ़ रही होती है। कई महिलाएं बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। गांव के लोगों को लगने लगा कि अब उनका अंत समय आ चुका है, और शायद अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता। लेकिन साथियों, वो कहते हैं ना कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। जब तक आप उस ऊपर वाले की शरण में हो, तब तक दुनिया की कोई ताकत आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। और गांव वालों के साथ भी एक ऐसी ही ताकत उनके साथ खड़ी हुई थी। लेकिन पता नहीं क्यों वो ताकत अब तक अपने असली रूप में आकर उस जोगनी से मुकाबला नहीं कर रही थी। लेकिन वो ताकत क्या चीज थी जिसने उन गांव वालों को बचा लिया? तो शुरू में मैंने आपको बताया था कि उस गांव में कुछ लोग ऐसे थे जो पूजा पाठ किया करते थे। अब वहां पर 2 लोग ऐसे थे जिनमें एक हनुमान जी का बड़ा वक्त था, और दूसरा काली माता का बड़ा वक्त था। जहां एक ओर पूरा गांव उस जोगनी के रूप को देखकर डर रहा था, औरतें बेहोश हो रही थी,
आदमी एक जगह पर मूर्ति बन चुके थे। वही वो दोनों लोग इस बड़ी मुसीबत को टालने के लिए अपने आराध्य देव की मन ही मन भक्ति कर रहे थे। और देखते ही देखते अचानक जो हनुमान जी का भक्त था, उसके अंदर हनुमान जी की छाया आ जाती है। वही जो माता का भक्त था, उसके अंदर काली माता की छाया आ जाती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज भी हमारे गांवों में देवताओं की छाया इंसानों के अंदर आती है। हाँ, मैं जानता हूं कि शायद आपको इन चीजों पर यकीन नहीं होगा, लेकिन अगर आप में से कोई गांव में रहने वाला इंसान है या इन चीजों को मानने वाला इंसान है, तो वो मेरी बात पर जरूर यकीन करेगा कि गांव के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर देवताओं की छाया आती है। अब मैं जिन दो इंसानों की बात कर रहा हूं, वो दोनों केवल इन देवताओं की पूजा पाठ किया करते थे। इससे पहले उनमें कभी भी कोई छाया नहीं आई थी, और पहली बार इस बड़ी मुसीबत को सामने देखकर उन दोनों के अंदर अपने अपने इष्ट देवी की छाया आ जाती है। अब दोस्तों, ये बड़े इत्तेफाक की बात है कि जो हनुमान जी का भक्त था, उसका नाम भी हनुमान ही था। वहीं जो काली माता का भक्त था, उसका नाम था भैरू राम। तो जैसे ही हनुमान और भैरू राम में अपने अपने इष्ट देव की छाया आती है, तो वो सभी गांव वालों को पीछे करके उस दीवार को पार करके अपने आप आगे आ जाते हैं। अब क्योंकि वो खुद तो आ नहीं रहे थे, उनके अंदर जो भगवान थे, वो उनको चला रहे थे। अब उनके आगे आने भर से ही जोगनी के पीछे जो फौज खड़ी थी, अचानक वह गायब हो जाती है। और जैसे ही वो हनुमान और भैरूराम अपने सिर को ऊपर उठाकर नजरों से उस जोगनी की आंखों में देखते हैं, वो जोगनी बिना कुछ बोले अचानक चिल्ला उठती है। उसकी चित्कार इतनी भयानक होती है कि जैसे तो वो किसी बहुत बड़े दर्द में तड़प रही हो, और अचानक वहां से गायब हो जाती है। अब जैसे ही वह गायब हो जाती है, तो उस गांव वालों की सांस में सांस आती है। और जिन दोनों आदमियों के अंदर वो इष्ट देव की छाया आई हुई थी, उनकी छाया अभी गई नहीं थी। तो सभी गांव वाले उनके चरणों में जाकर वंदन करते हैं, उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। और गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग लोग उनसे पूछते हैं कि इस समस्या से छुटकारा कैसे पाया जाए, क्योंकि अभी के लिए तो वो चली गई है, लेकिन वो एक दो दिन बाद घूम फिर के फिर अपने पूरे जोश के साथ अपनी बड़ी फौज तैयार करके वापस आएगी। तो हनुमान जी और काली माता की छाया गांव वालों को कहती है कि इस गांव को सुरक्षित रखने के लिए आपको कुछ बड़े कदम उठाने होंगे, कुछ नियम बनाने होंगे और कुछ कार्य करने होंगे। और वो कार्य कल शाम से ही शुरू किए जाएंगे। दोस्तों, अगले दिन की सुबह हो जाती है और गांव वाले रात को उनके बताए अनुसार शाम के लिए उस नियम को पूरा करने की तैयारी करते हैं। गांव के जितने भी मर्द लोग थे, वह सभी शाम को गांव के चौराहे पर इकट्ठे हो जाते हैं और अपने हाथों में पानी के मटके लिए होते हैं, और हाथों में आज से जलती हुई मशाले लिए होते हैं। दरअसल इस गांव को जोगनी से बचाने का एक ही तरीका था कि पूरे गांव के कार लगाया जाए। साथियों, अगर आप कार लगाने का मतलब नहीं जानते हैं, तो सीधा यूं समझ लो कि पानी के मटके को पूरे गांव में लेकर घुमाया जाता है, और उस पानी के मटके के नीचे की ओर छेद किया जाता है, और छेद में से पानी गिरता रहता है, और कुछ मंत्र वगैरह पढ़े जाते हैं, बोले जाते हैं, जिससे वो कार इतनी मजबूत हो जाती है कि कोई भी गलत चीज उस कार को क्रॉस नहीं कर सकती है। एक तरह से यूं समझ लीजिए कि वो पूरे गांव को बचाने की लक्ष्मण रेखा थी। अब जब शाम का समय हो गया, पूरे लोग इकट्ठे हो गए। हाथों में मटके लिए हुए थे, उनमें पानी भरा हुआ था। अब वो दोनों इंसान आगे आते हैं जिसके अंदर देवताओं की छाया आती थी। और जैसे ही दोबारा उनका सही टाइम होता है, तो उनके अंदर हनुमान जी और माता जी की छाया दोबारा प्रकट हो जाती है, और वो अपनी पीछे पीछे सभी लोगों को चलने के लिए कहती है। सभी लोग उस भेरूराम और हनुमान के पीछे पीछे चलने लगते हैं। अब हनुमान और भैरूराम में अपने इष्ट देव की छाया आई हुई थी, तो उनके पैर नाचते कूदते हुए चलते जा रहे थे। वहीं गांव वाले अपने हाथों पर मटके लिए और उनमें से पानी गिरता जा रहा था। यानी पूरे गांव के कार्य लगाई जा रही थी, ताकि जो जोगनी है वो इस गांव में अंदर ना घुस सके। अभी यह सिलसिला केवल एक दिन तक नहीं होता है, बल्कि अगले एक महीने तक रोज शाम के शाम
सभी लोग गांव के चौराहे पर इकट्ठा होते हैं। उन दोनों इंसानों के अंदर देवताओं की छाया आती है और पूरे गांव के इसी प्रकार से कार लगाई जाती है। और इन 1 महीने में पूरे गांव में शांति रहती है। किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी घटना नहीं होती है और न ही दोबारा उस जोगनी की कोई आवाजें सुनाई देती है। तो साथियों, ये थी हमारे इस गांव की कहानी जो पुरानी हिस्ट्री रही है। बुराई चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका भगवान आपके साथ खड़ा है ना, तो फिर कोई ताकत आपको छू तक नहीं सकती। देखो, जैसा वो ऊपर वाला चाहता ना, होता वैसा ही है। जब तक वो आपको अपने पास नहीं बुलाना चाहेगा, तब तक आपको कोई ताकत टच तक नहीं कर सकती। और जिस दिन उसने आपको बुला लिया ना, उस दिन ब्रह्मांड की कोई ताकत आपको धरती पर रोक नहीं सकती। तो विश्वास हमेशा उस पर रखो, वो हमेशा आपका ख्याल रखेगा। तो मुझे इंतजार रहेगा आपके सुझावों का, और आप इंतजार कीजिए आगे आने वाली नेक्स्ट स्टोरी का। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।